for the computer science student and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that topic is related with the computer network, and computer network is the very important aspect for every global era and the part of the every curriculum related with the computer science and application, especially with the BCA final year, MCA, MTech, UGC, NET, GRF, all are having BTech, MTech, all are having done with the networking position with different various paths. So this is the next part of the computer networks, that is the data link layer, with the design issues of the data link layer in the elaboration of the every aspect of the layer. This is the open system interconnection second layer data link layer, that is very important aspect for the every reference model. When you entered from the physical layer to the data link layer, the data link layer having the very good tool, and good tool having the layer position over wages. So data link layer is the open system interconnection upper layer, that is the medium to communicated layer, physical data link layer, and after that with the network layer. So in between with the physical and the network layer, the center forward layer of the host layer is the data link layer. So data link layer works between the two hosts and directly connected to the same sensors. This direct connection having the broadcast session or the point to point. When you will enter into the पर्टिकुलर पार्ट कि आपका 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए, ये वो भी करवा सकती है। अगर आप चाहते हो ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, सबको नेटवर्क पे ऐसे प्लेसेस मिलनी चाहिए, अगर आप शेयर मोड में हो तो मिल जाएगी। सिंगल डोमेन में कुछ कोलिजन इसमें आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इसकी हैं वो सिग्नल बिट्स बिट बाय बिट जो देती है इसको फिजिकल लेयर, उसको सेंड करना होता है अंडरलाइंग हार्डवेयर में, क्योंकि वो जो लेयर होती है फिजिकल लेयर से रिसीविंग एंड में जब उसने पहुंचाना है तो डेटा लिंक लेयर पिकअप करेगी उस हार्डवेयर को जिससे उसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिससे उसने रीअसेंबली करनी है, जिससे उसने फ्रेम्स बनाने हैं, जिससे उसने फॉर्मेट करने हैं और अपनी अपर लेयर नेटवर्क लेयर को रेफर करने हैं। सो डेटा लिंक लेयर टू पार्ट्स में एलेबोरेशन में डिवाइड होती है सब लेयर्स में, दैट इज द लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड द मीडियम एक्सेस कंट्रोल। जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है वो बेसिकली प्रोटोकॉल्स जितने भी डील कर रहे हैं, अगर आप शेयरिंग मोड में हो प्रोटोकॉल्स है, या फिर आपके नेटवर्किंग में जब आप इंटरनेट पे एंटर कर गए हो प्रोटोकॉल्स है। ऑलरेडी इस चैनल पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड द टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल अवेलेबल है, काइंडली प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स की, आपको दोनों मॉडल्स उसमें मिल जाएंगे जिसमें सारे प्रोटोकॉल्स रेफर किए गए हैं, इसके ओएसआई के और टीसीपी आईपी के। उसके थॉरली अगर आपने पढ़ने होंगे इसके किसी पार्ट के प्रोटोकॉल्स तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अनदर पार्ट होता है जो इसका फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का, वो करती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और जो मीडिया को कंट्रोल करना है कि देना किस मीडिया से है हमें डेटा, तो मीडिया सेंस कंट्रोल करेगी। मेजर फंक्शन है इसका फ्रेमिंग का, क्योंकि डेटा लिंक लेयर जो पैकेट्स को देती है नेटवर्क लेयर को, तो वो इनकैप्सुलेट करती है फ्रॉम द फ्रेम्स जो डेटा लिंक लेयर के अपने होते हैं। सो फ्रेम बिट बाय बिट ऑन द हार्डवेयर रीअसेंबल हो सकते हैं, सिग्नल्स उसको मिल सकते हैं। सेकंड है एड्रेस देना, एड्रेसिंग होती है इसका मेन पार्ट अब फ्रेम के बाद, कि हर फ्रेम को एक एड्रेस देना है, एक यूनिक एड्रेस देना है, लिंक देते हुए सिंक्रोनाइजेशन की तरफ बढ़ना है कि आपका एड्रेस जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में एंटर कर जाए, कि जब डेटा फ्रेम्स लिंक पे सेंड हो रहे हो तो फ्रेमिंग की हेल्प से वो सिंक्रोनाइज करें कि अगर एक पार्ट के हमने 5 फ्रेम्स डिवाइड किए हैं हार्डवेयर के अटैचमेंट से, तो 5 सिंक्रोनाइजेशन में एंटर करें। अगर इन केस कोई एरर आ जाती है, नकड हो जाती है उस टाइम के ऊपर, तो उसको भी इसने बिट बाय बिट रिप्रेजेंट करके चेक करना है विद द फ्लो कंट्रोल के अगर एट अ टाइम ब्रॉडकास्ट मीडिया चल पड़ा है और ब्रॉडकास्ट में स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है सिग्नल्स की, मल्टीपल लोग उसे असेस करने लग गए हैं, तो फ्लो कंट्रोल करने का काम भी इसका ही है। मल्टी असेस का जो मेजर काम है इसका, कि व्हेन द होस्ट ऑन द शेयर्ड लिंक, जो शेयर्ड लिंक आप एंटर कर जाते हो तो उसमें जो CSMA/CD का भी इक्विपमेंट है वो शेयर्ड मीडिया में एंटर कर जाता है, जो कि लैन ने उसमें आपको एंटर करवाया था CSMA/CD। जिन्होंने वो भी लेक्चर्स नहीं सुन रखे, काइंडली लिंक अवेलेबल है सारी प्लेलिस्ट में, आप उनको भी सुन लीजिएगा।
सो देयर आर सो मेनी रीजंस अबाउट द कि नॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है ब्रॉडकास्ट में, क्रॉस टॉकिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है जिसको सिंक्रोनाइज करना, ट्रांसमिशन को देना, इसका काम होता है। अब क्योंकि चैनल का हमने पढ़ा है कि बिट बाय बिट ट्रांसमिशन विद द फ्रेम्स जो मिलियन ऑफ ट्रांजिशन में भी एंटर होना है इसने, तो उसमें एरर का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एरर फ्री ट्रांसमिशन बिटवीन द सिस्टम होना डेटा लिंक लेयर का अपना काम था कि वो जो भी रिसीव करवाए नेटवर्क लेयर को एरर कंट्रोल करके विद द फ्लो कंट्रोल करके सिंक्रोनाइज करे उसको डेटा। और अगर इन केस एरर आ जाती है, रीअसेंबली क्यों होती है इसके बारे में बात करते हैं कि पहले देखते हैं एरर्स कितनी तरह की है। सबसे पहली एरर है सिंगल बिट एरर। देखिए ट्रांसमिशन हो रही है यहाँ पे डेटा की बिट्स फॉर्म में, क्योंकि बिट्स डिसाइडेड होती हैं फिजिकल लेवल की तरफ से, तो डिसाइडेड बिट्स में आ रहा है 10110011। फ्रेम जब सेंड हो रहा है तो देखो, जब सेंड हो गया है तो रिसीविंग की तरफ उसे क्या मिला है 10110111। ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट के अंदर हमारे पास जो पार्ट होता है वो पार्ट आ रहा है हमारा। एंड इन द मल्टी बिट एरर में क्या होता है, देखिए जब आप इस सिनेरियो को पकड़ते हैं ना, तो एक से ज़्यादा जब बिट रिसीविंग टाइम पे गलत चली जाती है और करप्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं मल्टी बिट। 3 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, स्कैटर्ड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 101 ठीक है, उसके बाद 1 जाना चाहिए था तो 0 है, फिर 0 है, फिर 0 की जगह बिट ट्रांसफर हो गई है 1, रिसीविंग साइड पे हुई है, सेंडर तरफ से फ्रेम ठीक गया था बिट बाय बिट और रिसीविंग पे गलत हो गई है। यही एरर डिटेक्ट होगी रीअसेंबली के टाइम पे। बात करते हैं बर्स्ट एरर की। बर्स्ट एरर का सबसे बड़ा ही नाम ये है कि जब कंसेक्यूटिव एरर्स एट अ टाइम करप्ट हो जाए। ये देखो 101 10011 101 की बजाय ट्रांसफर हो गया, ये देखो 1011 जाना चाहिए था, चला गया है 1, 0 की जगह 1, डबल 1 दोनों की जगह 00। मतलब 3 कंसेक्यूटिव बिट्स जब इकट्ठी रिसीव हुई हैं, वो तीनों कंसेक्यूटिव एक पैरिटी बिट में एंटर हो चुकी है, एक गलत कोड पे एंट्री हो चुकी है, तो इसको हम कहते हैं बर्स्ट एरर। देयर आर डिफरेंस बिटवीन द मल्टी एरर एंड द बर्स्ट एरर। मल्टी एरर में एक से ज्यादा बिट जो है वो रिसीविंग साइड पे गलत हो सकती है, करप्ट हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक फेज में जा सकती है। बट इन द बर्स्ट एरर जब कंसेक्यूटिव हो साथ साथ, स्कैटर्ड नहीं, मल्टीबिट में स्कैटर्ड हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, बट अलग अलग होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव होंगी अगर 2 बिट्स भी, चाहे जैसे इसमें अब 3 बिट्स कंसेक्यूटिव चल रही हैं, तो इसलिए ये बर्स्ट एरर की कैटेगरी में है, क्योंकि कंसेक्यूटिव ही बिट गलत हो गई है तो आगे वाले फ्रेम्स का कोई फायदा ही नहीं है। अब पहली बिट ठीक है, 3 बिट खराब है, 3 बिट गलत एंट्री में चली गई है, तो डिटेक्ट हो गया एरर। अब इसलिए इसकी 2 एरर कंडीशंस है, एक एरर डिटेक्ट करना, एक एरर करेक्ट करना, कि जो डेटा आ गया एंट्री हुआ है अगर उसमें एरर आ गई है तो उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करके फिर दोबारा से रीअसेंबली में नेटवर्क लेयर को देना। तो जब एरर रिसीव होते हैं हमारे, डिटेक्ट होते हैं, तो पैरिटी चेक होता है उसमें एक, दूसरा साइकिल रिडंडेंसी चेक होता है। 2 तरह के चेक्स चलते हैं। बोथ चेक्स के केसेस में जो होता है, एक्स्ट्रा बिट्स साथ में ट्रांसफर की जाती हैं कंफर्मेशन के लिए रिसीविंग साइड में, जिनको हम पैरिटी बिट बोल देते हैं कि वो एंटर कर जाए। कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा बिट हम जरूर ट्रांसमिशन के टाइम पे रिसीविंग साइड पे भेजेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरिटी चेक क्या होता है। पैरिटी चेक में होता है कि एक एक्स्ट्रा बिट आपने हमेशा भेजनी है अपने फ्रेम के साथ, जो जाएगी रिसीविंग साइड के ऊपर। अगर ऑड है आपकी बिट्स तो आप एक पैरिटी बिट ऐड करोगे इन द केस ऑफ ऑड, और अगर इवन थे सारे बिट्स तो इवन के केस में भी एक पैरिटी बिट ऐड होगी। अब जब सेंडर वाइल क्रिएटिंग फ्रेम करेगा तो नंबर ऑफ वंस इन इट, फॉर एग्जांपल कि इफ इवन पैरिटी इज यूज्ड, इवन पैरिटी यूज हो रही है तो नंबर ऑफ वंस इज इवन होने चाहिए, एंड द वन बिट विद वैल्यू 0 इज एडेड। 0 आप ऐड कर सकते हो, but the way of number of ones remains even if the number of 1 is odd। अगर odd चल रहे हैं तो 1 ऐड करो, सिंपल फॉर्मूला है। इवन है बिट में वंस तो 0 ऐड कर दो, पैरिटी बिट।
अगर उन बिट ट्रांसमिशन में जो वंस का नंबर है वो ऑड चल रहा है तो 0 ऐड करनी है। याद रखिएगा 2 पॉइंट होते हैं कि वंस की काउंटिंग उठानी है, जीरोस की नहीं। सेंटर साइड से जो जा रहा है वंस की काउंटिंग इवन है तो आप यहाँ पे जो एंटर करवाओगे 0 ऐड करवाओगे। तो जो अगर वंस की काउंटिंग अगर ऑड है तो उसमें आप इवन जो बिट होती है इवन करने के लिए उसमें 1 ऐड करोगे, और जो सॉरी इवन होती है अगर वंस इवन में आ जाते हैं तो 0 ऐड करना है। वंस की अगर काउंटिंग ऑड में आ जाती है तो हम 1 ऐड करेंगे। अब जैसे ये बिट्स है 1 0 0 1 0 0 1, वंस देखो कितनी टाइम आ रहा है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मीन दिस इज द ओड फिगर, 3 times 1 means it's the odd transmission of the bits. If it is the odd तो हमने क्या पढ़ा है कि आपने उसको इवन करना है तो लास्ट में जाके आप 1 ऐड करोगे। 1 0 0 1 0 0 1 तक तो हमारा बिट जा ही रहा था, ये हमने एक पैरिटी बिट अटैच करती है। अब रिसीविंग साइड पे जब नंबर ऑफ बिट्स कंटेन होंगी तो नंबर ऑफ वंस इन अ फ्रेम जाएंगे इवन होके। इवन पैरिटी क्यों यूज की जाती है कि फ्रेम कंसिडरेशन में करप्ट ना हो और इजीली एक्सेप्ट हो जाए, कि ऐसा कोई करप्शन ना आए कि पैरिटी बिट की वजह से कोई ऐसा पॉइंट हो गया है तो आप एक पैरिटी ऐड कर दोगे एक, और एक अगर कहीं वंस कहीं पे भी हो गए हैं एंटर गलत तरीके से तो वो करप्ट नहीं होंगे क्योंकि पैरिटी बिट में एंट्री ऑलरेडी ही हुई है। सो सिंपल बिट फ्लिप होगी ट्रांसमिशन में तो रिसीविंग केस में हमें नंबर ऑफ वंस पता लग जाएंगे, बट व्हेन मोर देन 1 बिट्स आर एरर आ रही है अगर तो उसमें इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। सिंगल एरर है अगर 1 की तो वो हम पैरिटी बिट में भी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि 1 हमने अटैच किया था उसको डिलीट कर दो, बट अगर 1 से ज्यादा है तो फिर वो एंट्री पैरिटी बिट में नहीं होती, वो सीआरसी के पास आ जाती है साइकिल रिडंडेंसी चेक में। साइकिल रिडंडेंसी चेक में क्या होता है देखिए, फ्रेम को जो डेटा मिलना होता है वो बाइनरी डिवीजन में भी मिल सकता है क्योंकि बिट की ट्रांसफर होनी है तो बाइनरी डिवीजन ही मिल रही है। तो इसमें क्या होगा हम ये इसको देखते हैं कि सेंटर साइड में कैलकुलेट करते टाइम करना क्या होता है कि ऐड करना है, सेंडर ने ऐड द रिमाइंडर एट द एंड ऑफ द एक्चुअल बिट। कैसे करना है देखो देखते हैं। यहाँ पे हमारी बिट्स है 1 1 0 0 1, तो डिवाइजर है उसका 1 0 1। 1 0 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 1 1 1 0 1 एज पर द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपको लिंक में डाल देती हूँ, उसको देख लीजिएगा। ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट भी 0 1 1 1 0 1 0 आया, नेक्स्ट बार 1 1 तो 0 ही आना था ना, 0 आया और हमारा एक एक करके आने बिट, एक एक करके डेटा बिट्स आने। अब पहले आया था 1 1 और 0 हमने ऊपर से बोरो किया है। अब 1 0 1 इंटू 1 1 0 1 फिर से डिवाइड होगा डेटा बिट्स के साथ, तो यहाँ पे 0 1 1 1 0 1 1 1 तो 0, ये 0 छोड़ दिया हमने, ये 1 आया ऊपर वाला जो लास्ट बिट था ये वाला 1 0 1 आ गया, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1 1 0 1 0 1 10 आ गया। ठीक है, अब इसी डिवाइजर में अगर हमने ये वाला जो 1 0 है जो हमारे पास आ रहा है ना 1 0, ये वाला 1 0, क्योंकि हमें दिख गया है कि डाटा बिट्स 2 करप्ट हो सकती है, ये एंट्री हमें मिल गई है। अभी यहाँ से आपने ये वाली बिट अटैच करके जो है साइकिल रिडंडेंसी चेक में यहाँ पे ऐड करके भेजनी है। इसके आगे जो लास्ट में आया है 1 और 0 ऐड कर देना आपने, और हम अब इसमें देखते हैं कि एरर होती है कि नहीं होती। तो क्या होती है, तो अगर लास्ट में डिवाइड करने के बाद 0 बच जाएगा तो एरर कोई नहीं होगी। पैरिटी बिट में तो सिंगल बिट मिल सकती थी तो 1 को एंट्री दे के हमने निकाल लिया, पर मल्टीपल है तो इसमें से ही निकल सकता है ना। अब हम इसके साथ डिवाइड करते हैं 1 0 1 के साथ, अगेन 0 1 1 1 0 1 1 1 0, फ्रंट वाला तो आप छोड़ ही सकते हो। ये 0 ऐड हुआ 1 0 1 1 1 करके आने हैं ना, 1 0 1 1 1 0 1, और ऊपर से हमने डिविजिबल में से जो लिया है वो यहाँ पे 1 ऐड हो गया है, क्योंकि देखो ये 3 पहले आ गए थे, ये 0 आ गया था, अब इसकी टर्न है 1 1 यहाँ पे आ गया। 1 0 1 के साथ फिर करोगे तो एक 1 फिर से ऐड होगा,
101। अब 101 के साथ डायरेक्ट जो है वो कट आउट हो गया है, तो एरर बच गई है 0 और हमें पता लग गया कि जो सेंटर फॉरवर्ड में हमने लिया था, ये देखो 0 आ गया इधर से 0 और ये 0, और हमें पता चल गया कि लास्ट जो 2 बिट्स हैं वो साइकिल रिडंडेंसी चेक की हैं, पैरिटी बिट जो है वो फिर 000 आ गया। तो अब इसमें कोई एरर नहीं है और एक्चुअल डेटा क्या था 11001, क्योंकि दोनों बिट्स हैं, ये देखो दोनों बिट्स आई है ना यहाँ पे, ये वाला 1 और ये वाला 0। जब इसको हमने लिया है यहाँ पे 1 को, तो ये 0 पहले हमें 110 यहाँ से मिला था और ये वहां से मिला। जब 0 आ गई है एरर, तो इसका मतलब है कि एट द एंड हमें ये पता लग जाता है साइकिल रिडंडेंसी चेक में कि बिट्स को एक्सेप्ट हमने लास्ट वाली को नहीं करना। तो कुछ करप्ट हो चुकी होती हैं, अब कुछ करप्ट हो चुकी हैं, जो हो गई हैं उसको हम देखते हैं कि अब अगर साइकिल रिडंडेंसी चेक ने ढूंढ लिया है कैसे कर सकते हो, तो करेक्ट कैसे करनी है अब उसकी बात करते हैं। दो तरह की करेक्शंस होते हैं, दैट इज द बैकवर्ड error correction and the forward। when the receiver detects an errors data receiving के टाइम पे होता है, तो बैक से करेगा रिट्रांसमिशन, मतलब पिछले वाले डिजिट से, और अगर पहले वाले में दिखता है कि 00 आ गया है तो फिर वो फ्रंट से करेगा डिटेक्ट एरर इन द रिसीविंग साइड, तो एरर करेक्ट होगा। फर्स्ट वन जो है बैकवर्ड एरर कनेक्शन सिंपल है, एफिशिएंट है, क्योंकि रिट्रांसमिशन कोई एक्सपेंसिव नहीं होती, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स अगर आप यूज़ कर रहे हो एंड वायरलेस ट्रांसमिशन है तो रिट्रांसमिशन कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेती इसमें बैकवर्ड में, बट फॉरवर्ड एरर में थोड़ा हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है वो डेटा बाइनरी डिजिट स्काई फॉर्मेट में था, स्काई वर्ड्स को लेके कर रहा है काम, पॉइंट टू पॉइंट कर रहा है या फिर कैसे कर रहा है। तो सीआरसी इसलिए बनाई गई है कि आपका लास्ट से डेटा जो है वो पता चले, ऐड करके पैरिटी बिट लास्ट पे भेजोगे तो डेफिनेटली एरर करप्शन में मिल जाएगा इजीली हमें कि लास्ट पे था, तो बैकवर्ड एरर में रीअसेंबली स्टार्ट होगी। फॉरवर्ड में अगर आप करोगे, फॉरवर्ड में कहीं पे बिट अटैच करोगे तो वो फिर अटैचमेंट ठीक नहीं होगी और आपका करेक्शन नहीं हो सकती। सो मैकेनिज्म में फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल एक ही साइड पे होते हैं, क्योंकि फ्लो कंट्रोल में ही हमें एरर कंट्रोल की फिगराइजेशन दिखनी शुरू हो जाती है। अब जो फ्लो कंट्रोल की टेक्निक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। And if you have any type of question related any error डिटेक्शन और करेक्शन में याद रखिएगा बैकवर्ड क्यों था, क्योंकि लास्ट पे बिट ऐड हो रहे हैं, फॉरवर्ड इसलिए ठीक नहीं होती। सीआरसी इज द बेटर देन द पैरिटी चेक, सिंगल बिट विद द पैरिटी एंड द 2 to 3 और 4 बिट्स जितनी भी बर्स्ट एरर भी आए तो सीआरसी के साथ ही हम चल सकते हैं। So if you have any type of query, kindly comment into the comment box. Reply will be given within the 24 hours. And if you feel that the channel is really helpful for you, kindly like the videos, comment into the videos, and share the videos with your loved ones, so all will grab the good knowledge. So next tutorial will be uploaded by tomorrow very soon. Till then, take care. Thank you.